हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। डेली करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज जो है बेसिकली हम लोग ये 5 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकंड है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो फिश फार्मिंग है उससे रिलेटेड है। तीसरा जलीकट्टू, जो कि तमिलनाडु का एक स्पोर्ट्स है, जिसमें कि जो है बुल से रिलेटेड है, बुल फाइट से रिलेटेड है, तो उसको भी देखेंगे। उसके बाद फोर्थ टॉपिक लिए है राइस प्रोडक्शन। राइस एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटा देखेंगे, साथ ही जो है हमारा प्रोडक्शन क्या है और कितना कंजम्पशन है, ये सब चीजें देखेंगे। जो लास्ट टॉपिक होगा वो एरो इंडिया 2025 होगा। एरो इंडिया 2025 बेसिकली जो है भारत का और यूं कहें कि एशिया का सबसे बड़ा एरो एरो लाइक मेला होस्ट होता है। इस बार देखेंगे कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, which country has emerged as the second most targeted country in the world in terms of cyber attack in the year 2024? देखिए, वर्ष 2024 में कौन सा देश दुनिया में साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे टारगेटेड कंट्री है? तो ऑप्शन है इसका अमेरिका, इंडिया, चाइना एंड फोर्थ वन जापान। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। यानी कि इंडिया जो है, जहाँ की रैपिड डिजिटाइजेशन हो रहा है, उसमें 95 एंटिटीज जो है वो सेकंड मोस्ट अटैक नेशन हुआ है, जहाँ पे 95 एंटिटीज जो है पे अटैक हुआ है। उसके बाद इजराइल जो है थर्ड स्पॉट पे है, जहाँ 57 एंटिटीज जो है अटैक हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा की बात करें तो वो है अमेरिका एक नंबर पे, जहाँ पे 140 बार हमला किया गया है, 140 एंटिटीज पे। इंडिया में 95 जो कि सेकंड नंबर पे है, और इजराइल जो है थर्ड नंबर पे है 57 एंटिटीज के साथ। ठीक है, अब देखते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू एनी टेक्नोलॉजी, मेजर्स और प्रैक्टिसेस फॉर प्रिवेंटिंग साइबर अटैक्स और मिटिगेटिंग देयर इम्पैक्ट। यानी कि साइबर अटैक को कम करने के लिए या उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी पर्पज से या फिर जो भी मेजर्स लेते हैं या जो भी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सब चीजें जो है साइबर सिक्योरिटी इसी को बोला जाता है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी अटैक किस फॉर्म में हो सकता है? एक फिशिंग अटैक होता है, जैसे मेल वगैरह आता है आपको, स्पैम वगैरह। उसके बाद मैन इन द मिडिल अटैक, डोज और डीडॉस, पासवर्ड अटैक, विशिंग अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक। तो ये सब जो है डिफरेंट काइंड ऑफ साइबर अटैक्स है, वो आप देख सकते हैं। अब देखिए, क्राइम इन इंडिया रिपोर्टेड 2022 एनसीआरबी का जो डेटा है वो हाईलाइट करता है कि 24.4% जो है राइज हुआ है, सर्ज हुआ है साइबर क्राइम्स इन इंडिया सिंस 2021। समझ सकते हैं इतना जो है साइबर क्राइम बढ़ा है। कॉमन साइबर सिक्योरिटी मिथ क्या है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एलोन आर एडिक्वेट प्रोटेक्शन। लोगों को लगता है कि हमारा जो पासवर्ड है अगर स्ट्रांग है तो सफिशियंट है साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करने के लिए। मेजर साइबर सिक्योरिटी रिस्क आर वेल नोन। जो भी साइबर से सिक्योरिटी है, लोगों को लगता है कि हमें तो पता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। ऑल साइबर अटैक वेक्टर्स आर कंटेंट। साइबर क्रिमिनल्स डोंट अटैक स्मॉल बिजनेसेस। देखिए, तो ये सब मीथ है। लोगों को लगता है कि छोटा बिजनेस है या फिर हमारा पासवर्ड बहुत स्ट्रांग है या फिर हमको पूरी आइडिया है कि कैसे साइबर अटैक से डील करना है। ये सब लोगों को मिथ लगता है, क्योंकि जो रिसेंट मेजर साइबर अटैक आप देखेंगे वो वोनोक्राई रैंसम अटैक 2017 में हुआ, कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा ब्रीच 2018 में, फिनेंशियल डेटा ऑफ 9 मिलियन प्लस कार्ड होल्डर, आप समझ सकते हैं, इंक्लूडिंग एसबीआई, जो कि 2022 में लीक्ड हुआ था। ठीक है, अभी जो है साइबर वारफेयर की बात चल रही है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी जितना तेजी से बढ़ रहा है, जो डेटा ब्रीचिंग का जो सिचुएशन है, लाइक रिस्क जो है वो बढ़ते जा रहा है। और इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक कानून भी नहीं है। जैसे इंडिया में अभी जो है डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है, लेकिन उसमें जो कि एक्ट भी बन चुका है, लेकिन उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं अगर आप उसको देखेंगे तो। और चूंकि ये ऐसा सेक्टर है कि डे बाय डे इसमें इमर्जिंग हो रहा है, तो रोज रोज नए नए पॉइंट्स इमर्ज हो रहे हैं, तो सबको एक एक्ट में कवर करना भी
मुश्किल है। साइबर थ्रेट एक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नेशन स्टेट्स पे एक्टर हो सकता है। किस लिए नेशन स्टेट आपको आप पे अटैक करेगा, जियो पॉलिटिकल रीजन के लिए। उसी तरह साइबर क्रिमिनल्स हो सकते हैं जो प्रॉफिट के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हैक्टिविस्ट हो सकते हैं जो आइडियोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद टेररिस्ट ग्रुप हो सकते हैं जो आइडियोलॉजिकल वायलेंस फैलाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख लेंगे, ये जो है दृष्टि आईएएस का है, एक शॉर्ट नोट पीडीएफ टाइप का है, इमेज है जो कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग वहां से देख लीजिएगा क्या रेगुलेशन है। रेगुलेशन में अगर देखें तो इंटरनेशनल रेगुलेशन की अगर बात करें तो यूएन ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट जीजी ऑन एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर इन साइबर स्पेस, नाटो कोऑपरेटिव। तो ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब जो है इनिशिएटिव लिया गया है। इंडिया की अगर बात करें तो आईटी एक्ट 2000 है जो पहले से चला आ रहा है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, उसके बाद नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो कि 2020 में आया। उसके बाद साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। उसके बाद सर्टिन जो करंट में है वो सर्टिन है, सारे डेटा को सर्टिन देखता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, ठीक है, सर्टिन का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, केंद्र सरकार ने कहा भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए। तो मंत्री प्रधानमंत्री मत्स्य योजना पीएमएमएसवाई के तहत सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर को का लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा, ठीक है। अभी कौन से ये मिनिस्टर हैं इसके, तो बिहार से ही है, ललन सिंह इनका नाम है, जो करंट मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। कहाँ से एमपी हैं, तो मुंगेर से एमपी हैं। मुंगेर से कौन से पार्टी से हैं, जेडीयू से हैं, लगातार सेकंड टाइम वहां से एमपी हुए हैं, और ये जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है, नेशनल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब देखिए पीएमएमएसवाई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस स्कीम का लॉन्च करने के पीछे पर्पस था कि जो फिश प्रोडक्शन में गैप आ रहा है, या फिर क्वालिटी टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वैल्यू चेन ट्रेसिबिलिटी, एस्टैब्लिशिंग अ रोबस्ट फिशरी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड फिशर्स वेलफेयर। यानी कि ये जो स्कीम आया था ना, वो जो गैप है फिश प्रोडक्शन में या फिर क्वालिटी टेक्नोलॉजी में, इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए आया था। जो सप्लाई जो वैल्यू चेन है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, या फिर जो फिशर्स के लिए क्या वेलफेयर हो सकता है, उन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया था। जो इंड गोल क्या है, टू ब्रिंग अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन जो फिश से रिलेटेड है, थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया। इम्प्लीमेंटेशन 21 से 25 के बीच है, अम्ब्रेला स्कीम है। दो कंपोनेंट है इसके, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, आपको बता ही चुके हैं पहले भी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% जो है सेंटर फंडिंग करता है, जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो है जो भी अमाउंट होगा वो शेयर किया जाएगा स्टेट और सेंटर के बीच, ठीक है। 3 सब कंपोनेंट है। फर्स्ट वन है इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उस पर फोकस करना। सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, इंडिया के केस में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो बहुत ही पुअर है। जितने भी रॉ मटेरियल या फिर रॉ चीज है, जैसे कि आप फ्रूट्स देख लें, वेजिटेबल्स देख लें, इवन आप व्हीट और राइस का भी बात कर ले, तो इन सब चीजों का प्रॉपर मैनेजमेंट न होने के कारण बहुत सारे जो है वेस्ट हो जाते हैं और सड़ गल जाते हैं। तो वही है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे भी फोकस करना। उसके बाद फिशरीज मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। बेनिफिशियरी कौन होंगे, तो फिशर्स होंगे, फिश फार्मर, वर्कर, वेंडर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप इन फिशरी सेक्टर, वो सब आप देख लीजिएगा, SC ST वुमेन, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट और देयर एंटिटीज, स्टेट फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड,
any other agency as notified by Department of Fisheries. Convergence with other scheme to consolidate outcomes and save public resources, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट है वो भी इसी से रिलेटेड है, मतलब समुद्र से रिलेटेड है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग फॉर फिशिंग हार्बर PMKSY, बेसिकली सागरमाला में वही होता है कि जो हार्बर निर्माण हो रहा है तो उसी से रिलेट कर दिया गया कि फिशिंग हार्बर के लिए उससे लिंक कर दिया गया। उसके बाद आप ये देखेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर पोस्ट हार्वेस्ट के लिए किससे लिंक कर दिया, फूड प्रोसेसिंग से और कोल्ड चेन फैसिलिटी से। उसके बाद MG नरेगा फॉर पॉन्ड कंस्ट्रक्शन, देखिए कैसे लिंक कर रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फिशर्स। ये जो है PM मत्स्य योजना जो है इसको कैसे लिंक किया जा रहा है आप समझिए, जो भी 3 पार्ट है, इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड, तो इसको सागरमाला से लिंक कर दिया, पोस्ट हार्वेस्ट को आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लिंक कर दिया, और जो फिशरीज मैनेजमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है या फिर जो फिशर्स लोग को जो भी क्रेडिट वगैरह चाहिए तो उसको किसान क्रेडिट कार्ड से लिंक कर दिया। आउटकम क्या है, द फिश प्रोडक्शन इज लाइकली टू इनहांस फ्रॉम 13.75 टू 20 मिलियन मीट्रिक टन 22 मिलियन मीट्रिक टन बाई, तो ये हमारा आउटकम है, इतना जो है इंक्रीज कर जाना चाहिए। सस्टेनेबल एवरेज ग्रोथ ऑफ 9% इन फिश प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जल्लीकट्टू ऑफ द ईयर 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन तचानकुरुची विलेज ऑफ विच स्टेट, तो इसका आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। रूरल टाउन ऑफ तताच कुरुंची जो भी है डिस्ट्रिक्ट प्लेड होस्ट टू तमिलनाडु फर्स्ट जलीकट्टू इवेंट, ठीक है, जिसमें बुल टेमिंग कराया जाता है, बुल टेमिंग फेस्टिवल है। तो आप देख सकते हैं कि जलीकट्टू में कैसे जो है, इस इमेज में देख सकते हैं कैसे बुल को टेमिंग कराया जाता है। तो जल्लीकट्टू क्या है, एक ट्रेडिशनल इवेंट है जिसमें बुल को रिलीज कर दिया जाता है क्राउड ऑफ पीपल के बीच, एंड मल्टीपल ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स अटेम्प्ट टू ग्रैब द लार्ज हम्प ऑफ बुल बैक, यानी कि जो हम्प होता है उसको कंट्रोल, मतलब बेसिकली कंट्रोल में करना होता है बुल को। इन सम केसेस पार्टिसिपेंट मस्ट राइड लॉन्ग इनफ टू रिमूव फ्लैग ऑन द बुल हॉर्न्स, जो बुल के हॉर्न्स पे जो फ्लैग होगा उसको रिमूव करने के लिए लंबे टाइम तक जो है राइड करना पड़ जाता है। ओरिजिन की बात करें तो जलीकट्टू हैज बीन नोन टू बी प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द तमिल क्लासिक पीरियड, इट वाज कॉमन अमंग द अयार पीपल हु लिव्ड इन मुलई जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ एंशिएंट तमिलनाडु, यानी कि अयार पीपल जो थे जो है उन लोगों में ये कॉमन है फेस्टिवल। देयर वर इंसिडेंसेस ऑफ इंजरी एंड डेथ एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट, इसीलिए कई बार इस स्पोर्ट को लाइक बैन भी किया जा चुका है। एनिमल राइट एक्टिविस्ट जो है कंसिडर्ड इट अ ब्रूचुअल प्रैक्टिस ऑन बुल्स, ठीक है। अगर इस इमेज को देखें तो ये एक पेपर का कटिंग है, आप देख सकते हैं बुल फाइट मार्क्स द मघु बिहू फेस्ट एट हतागुरी, ट्रेडिशनल मोहजूज बुफेलो फाइट इज सेड टू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अहोम किंग रुद्र सिंघा, तो कौन इंट्रोड्यूस किया था, अहोम किंग रुद्र सिंघा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट जो है आउटलाउड करता है बुल टेमिंग स्पोर्ट जलीकट्टू को एंड ब्लॉक कट रेसेस इन तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली, तो इन दोनों को आउटलॉ कर देता है। A year later बुफेलो फाइट एंड बुफेलो फाइट्स वेर बैंड बाय द असम इन 2015, 2015 में बुफेलो फाइट और बुलबुल फाइट्स को बैन कर देता है असम स्टेट। 2023 में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटीज ऑफ लॉ पास्ड बाय तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टू अलाउड जल्लीकट्टू, बुलॉक कार्ट रेसेस एंड बुफेलो रेसिंग स्पोर्ट कंबाला इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन। तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट जो है, जो भी कानून सेपरेट कानून बनाकर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जाता है कि ये जो है हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, इसको हम लोग बैन नहीं कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी उस लॉ की वैलिडिटी को अपहेल्ड कर देता है। और उसके बाद असम कैबिनेट जो है अलाउ करता है बुल फाइट्स एंड बुलबुल फाइट्स एंड इशूड स्ट्रिक्ट SOP फॉर दैट। तो जो असम बंद किया था 2015 में, तो असम भी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जस्टिन ट्रूडेउ हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, तो कनाडा, इसके बारे में कल भी हम लोग डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है, टू विच कंट्री विल इंडिया एक्सपोर्ट 1 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस पर ईयर, भारत किस देश को प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल की निर्यात करेगा, इंडोनेशिया, थाईलैंड,
मलेशिया, अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के साथ जो है एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कि नॉन बासमती व्हाइट राइस जो है एक्सपोर्ट करेगा इंडिया 1 मिलियन मीट्रिक टन। कितने साल तक? नेक्स्ट 4 ईयर तक। ठीक है, अभी जो है 2025 जनवरी में इसको साइन किया गया है, यानी कि 2029 तक इंडिया जो है एक्सपोर्ट करेगा 1 मिलियन मीट्रिक टन। अब राइस के बारे में देख लेते हैं। तो राइस जो है आप देख सकते हैं इस मैप में कि किस एरिया में ज्यादा प्रोड्यूसिंग होता है। तो टेम्परेचर रेंज क्या होना चाहिए? 22 टू 32 डिग्री सेल्सियस। हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। रेनफॉल अराउंड 150 टू 300 सेंटीमीटर, चूंकि राइस के लिए जो है पैडी के लिए जो है वाटर चाहिए। सॉइल टाइप क्या होना चाहिए? डीप क्ले एंड लोमी सॉइल। टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल, उसके बाद पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। तो ये टॉप जो है 5 या 6 स्टेट, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, ये टॉप 5 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अमान, औस, अमान एंड बोरो। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, 3 क्रॉप ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। अच्छा, ये औस है, अमान और बोरो, ये जो है 3 कैटेगरी है राइस के, और ये तीनों जो है प्रोड्यूस किया जाता है साल में ही, एक साल में 3 बार। किस किस स्टेट में? तो असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, तो इंडोनेशिया के साथ साइन हुआ है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इंडोनेशिया की कैपिटल, सॉरी, फिलीपींस की कैपिटल मनाली में। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेयर विल द 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 10 से 14 फरवरी। तो एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। द शो इज सेट टू टेक प्लेस फ्रॉम 10 टू 14 फरवरी। ठीक है, एट द एयरफोर्स स्टेशन एलहांका इन बेंगलुरु। तो एयरफोर्स स्टेशन पे कराया जाएगा। ये एक प्रेस्टिजियस बाइएनियल इवेंट है दैट शोकेस मिलिट्री एंड सिविलियन एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 10 से 14 फरवरी के बीच में कराया जाएगा। एरो इंडिया स्पोर्ट एशिया का बिगेस्ट एयर शो है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ पर्सन इज कॉन्स्टेंटली फॉलोड चेस्ड बाय अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ सेवरल पीपल? फिशिंग, बुलिंग, स्टॉकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट। तो स्टॉकिंग इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टॉकिंग में बेसिकली होता है कि आप जो है किसी एक पर्सन के इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं और उसके लिए अलग अलग लोगों से उनके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा स्टॉकिंग इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं लेक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।